बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध लेटी हुई थी। मुझे इर्द-गिर्द का कोई होश न था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर कमरे में दाखिल हो गए। इनके चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट थी, जैसे इनका मकसद आज पूरा होने वाला था। अचानक ही वो मेरे करीब आए और आहिस्ता से मेरे ऊपर से चादर हटाने लगे। मैं जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, एकदम से उठ बैठी। और फिर मैं अपने ससुर के साथ अकेली रहती थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। रोज़ाना रात को मुझे ख़ास किस्म का खाना खिलाते, जिसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। जब अगले दिन मैं जागती तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता, कपड़ों पर अजीब तरह का गंध लगा होता और बेड की चादर पर भी खून के निशानात होते। मैं बहुत परेशान होती। एक रात जानबूझकर इनके हाथ का खाना न खाया और ऐसे ही लेट गई। लेकिन आधी रात को मेरी जान निकल गई जब ससुर ने मेरे सारे पर्दे हटाते हुए। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया था। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और मेरे ससुर थे। ये सच था कि वो दोनों ही मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर को खाना पकाने का बहुत शौक था। आपने शौहर और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी, इसलिए अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए मैं घर की सजावट और खाना बनाने में लगी रहती थी। इस बात से मेरे शौहर और ससुर दोनों बहुत खुश थे। एक छुट्टी के दिन ससुर बोले, तुम सारा हफ्ता खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो इनकी इस बात पर बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे आराम का वक़्त मिल जाना था। ससुराल वाकई ही बहुत अच्छा था। कोई ये बात सुनता या देखता, एक दफ़ा तो मेरी किस्मत पर रश्क करता, और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन ही समझती थी। मेरे शौहर कामरान ने नया कारोबार शुरू किया हुआ था, इस वजह से इन्हें दूसरे शहर जाना पड़ जाता था। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इसलिए मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ था, और मैं खुशी खुशी कामरान को जाने की इजाज़त दे देती थी कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और कुछ वहाँ से मेरे ससुराल की रिटायरमेंट हो गई। अब वो घर पर ही रहते थे और अक्सर खाना और वो ही बनाते थे। लेकिन एक दफ़ा जब कामरान दूसरे शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम न था। मैंने ससुर से कहा, मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर नहीं मानते थे, कहते कि मैं बनाऊँगा। मैं भी खामोश हो गई कि इतने प्यार से कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने खाना बनाया, मैं खाना खाकर सो गई। हर हैरत की बात ये कि मुझे लेटते ही नींद आ गई, और मैंने इसे चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंध लगा हुआ था। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, और ना ही मेरी ऐसी सोच थी। मुझे तजस्सुस होने लगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ सुकून से खाना खाती हूँ, और मुझे लेटते ही कभी कभी नींद नहीं आती थी कि मेरी बचपन की आदत थी। मैं कुछ देर तक करवटें लेती रहती थी, इसके बाद मुझे नींद आती थी। लेकिन पिछले 2 दिन मुझे अचानक नींद आ जाती, इसलिए कि ससुर ने खाना बनाया था। मसला ये था कि मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर कामरान को बताती तो मसला बनता, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बाप के बारे में गलत नहीं सुन सकता। यकीनन वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देते। घर में और कोई भी नहीं था, और माँ बाप को भी मैं बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्योंकि वो सारा दिन घर होते, इसलिए मुझे इन्हीं से बात करना पड़ती थी, और वो भी मुझे बस हर वक्त अपने आगे पीछे रखना चाहते थे। जो पहले तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे सब अजीब सा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं इनके सामने ना हूँ, लेकिन एक घर में रहते हुए ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था। फिर एक दिन तो इंतहा हो गई। कामरान को ज़बरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया। मजबूरन कामरान दूसरे शहर चला गया। कामरान के जाते ही इनके चेहरे पर ऐसी चमक नज़र आई जैसे इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मैंने फ़ौरन कहा कि मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि ये कामरान अभी यहाँ नहीं है, तो मैं अकेला पीछे क्या करूँगा। वैसे भी मैं बीमार रहता हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा। मैं मजबूर हो गई कि मैं तो इनको कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल में जो शक बढ़ गया था वो कैसे ख़त्म हो सकता था। और इस
दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया तो मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा सा खिला दिया। फिर खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आ गई। बस फिर बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर पर और कपड़ों पर गंद लगा था। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कामरान को बता कर रहूँगी, इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार कर इधर बाथरूम में ही लटका दिए। सोच रही थी कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर कामरान को दिखाऊंगी, वो आए तो मौका की तलाश करने लगी इनकी हकीकत बता दूं। लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ रहते थे। मैंने इनको ढके छुपे अल्फाज में बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम इनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने इनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ना माने। आखिरकार मैंने कपड़े लाए और उनको दिखा दिए कि ये मेरी बात का सबूत है, लेकिन इनकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी, तबाह की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, इसलिए वो मेरे कोई बात भी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी कोई गुनाह छुपा रही हो। मेरा बाप रात को सो जाता है, इससे क्या मालूम तुम किसी को बुला लेती हो। ऐसी बात सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा था। हम दोनों की बहुत शदीद लड़ाई हुई और इसके बाद मैं अपने माई के घर चली गई। 15 दिन गुजर गए, उन्होंने पलट कर खबर न ली। अब तो घर में सब ने मुझ पर सवाल करना शुरू कर दिया था कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रही थी, कि क्या नाराज़ होकर आई हो। अब मैं इनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि गलत मेरे साथ ही हुआ था और कामरान ने मेरा यकीन भी नहीं किया था। लेकिन मैं इनको सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश थी। मैं देखना चाहती थी कि अब क्या होगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आ गए कि बेटा, इतने दिन हो गए हैं अभी तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर खाली खाली लग रहा है। इनकी इस मोहब्बत पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो इनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं तो इनके बेटे से नाराज़ होकर आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जो भी मसला है दोनों बैठकर हल कर लेना। इस तरह निराश होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं होता। वो समझाते हुए मुझे अपने साथ ले गए। मैं मजबूर थी कि वालिदैन को कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मुझे इनके साथ जाना पड़ा। घर वापस आ गई, लेकिन कामरान का मूड ठीक नहीं हुआ। इन्होंने मुझे जिता दिया कि जिस सर पर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो वही तुम्हें घर वापस लाए हैं, वरना मैं तो तुम्हें कभी घर वापस नहीं लाना चाहता था। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी सिर्फ घर को बचाने के लिए इनसे माफ़ी मांगी और बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं खामोश रहने लगी थी और अपने शौहर से कोई बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे ससुर की वही रूटीन थी। वो शौक़ से खाना पकाते और अक्सर इसका खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मैं जितनी भी कोशिश कर लेती मुझे नींद आ जाती थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। ज़िंदगी अजीब तर होती जा रही थी, जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था वैसी हो गई। अब तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी कि मैं क्या थी और क्या बन बैठी हूँ। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे ससुर को भी मेरी आदत का अंदाज़ा हो गया था। मेरे ससुर के हाथ में बहुत जायका था। जो भी एक दफ़ा ससुर के हाथ का खाना खा लेता वो इनका गर्दीदा हो जाता, लेकिन मुझे तो अब इनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता था। 3 बंदों के घर में मैं अपने लिए अलग भी नहीं बना सकती थी, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है तो अल्लाह पाक वहाँ से रास्ता दिखाता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी दोस्त कायनात अपने शौहर के ट्रांसफ़र की वजह से इसी शहर में आई और एक दिन बाज़ार में ख़रीदारी के दौरान अचानक इससे मुलाकात हो गई। इतने अरसे बाद कायनात को देखकर मैं फितरी तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हमने एक दूसरे के साथ मिलने का प्लान बना लिया और हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया। वो 2 दफ़ा हमारे घर आई तो इसने मेरे ससुर का रवैया नोट किया तो मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मैंने इसको सारी बात बता दी कि मेरे साथ ये सब हुआ है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई और इसने वादा किया कि वो इस सारे मसले में मेरी मदद करेगी। एक दिन जब कामरान
ہمیشہ کی طرح دوسرے شہر گئے۔ میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے کھانا کھانے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ سے نکال کر چھپا لیا، اور دوسرے دن وہی ہوا جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ کھانا کائنات کو دے دیا، اور کیونکہ اس کا شوہر ایک ڈاکٹر تھا اس لیے وہ کھانا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ اس کھانے میں نیند کی دوا شامل تھی، اسی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں کامران کو دکھا دوں، لیکن پھر مجھے وہی ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں گے کہ تم نے میرے باپ پر الزام دیا ہے۔ میں ان کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہتی تھی، اور اسی ڈر نے میری زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ اور پھر ایک دن جب کامران گھر نہیں تھے تو میں نے کائنات کے مشورے سے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے دیکھنا چاہتی تھی کہ پھر میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مجھے لیٹتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہی، کیونکہ آج مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کریں گے میں شور مچا دوں گی، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں نے شور مچا دیا تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اب تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے اس سارے راز سے پردہ اٹھانے سے پہلے فون کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کی۔ کم از کم یہ سب کچھ ریکارڈ تو ہو جاتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے سسر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں سو چکی ہوں تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور میری تو روح ہی کانپ گئی، اور سب دیکھ کر میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں تھی، اس لیے میں کامران کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن کائنات کو فون کیا اور سارا کچا چٹھا اسے بتا دیا۔ وہ خود بھی سب سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کامران کو بتانا ہی ہوگا، لیکن میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے کامران کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں ایک بند گلی میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ کائنات نے میری مدد کرنے کی ٹھان لی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ خود کامران سے بات کرے گی۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو کھانے پر بلایا۔ کائنات نے کامران سے بات کی۔ یہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرے سسر کو معلوم بھی نہ ہو اور شوہر پر ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ کائنات نے وہ رپورٹ بھی کامران کے سامنے رکھی جو کہ میں نے کھانے کی بنوائی تھی۔ شاید اس رپورٹ کی وجہ سے ہی انہیں مجھ پر یقین آیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے باس سے کہا کہ انہیں دوبارہ دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میرے سسر یہ سن کر خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم ضرور جاؤ۔ میرے شوہر گھر سے تیاری کر کے نکل گئے۔ ہمیشہ کی طرح میرے سسر کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ تبھی کامران خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے اور کمرے میں چھپ گئے۔ سسر کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جائے گی، لیکن کامران میرے کمرے میں تھا، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ میں کمرے میں گئی اور شوہر کو بتایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں اور اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ رات کیا ہوا، لیکن جب میں صبح اٹھی تو میرے سسر اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ بہت دیر گزری گئی اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا تو مجھے بھی فکر شروع ہو گئی۔ میں نے دونوں کے نمبر پر فون کیا، لیکن دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً کائنات کو فون کیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن شام تک ان دونوں باپ بیٹا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس وجہ سے میرا حال برا ہو گیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آج کھانا کھایا ہی کیوں۔ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح میرے کپڑوں پر گند نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن کامران اور سسر کا کچھ علم نہ تھا۔ کائنات بار بار کہتی کہ تمہیں پولیس میں رپورٹ کرانی چاہیے، لیکن میں پریشان تھی کہ میں پولیس کو کیا بتاؤں گی کہ وہ دونوں گھر سے کیوں اور کیسے غائب ہوئے ہیں، اس لیے مجھے انتظار کرنا تھا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے، کامران اور سسر کا کوئی پتہ نہ چلا۔
मुझे अपने भाई को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताना पड़ी। मेरे भाई फ़ौरन आ गए और जब इन्हें सारी बात मालूम हो गई तो इन्होंने मुझे शदीद डांटा कि तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। इनका कोई दोस्त पुलिस में था, इन्होंने इसको एतमाद में लेकर सारी बात बताई। पुलिस के अपने ज़राए होते हैं, पर न जाने पुलिस ने फ़ोन ट्रेस किया या कोई और सुराग ढूंढा। लेकिन रात को मेरे शौहर और ससुर दोनों आ गए। कामरान बेहोश थे और मेरे ससुर अजीबो गरीब बातें कर रहे थे, जैसे इनका दिमाग इनके कंट्रोल में ना हो। मैं तो ये सूरत हाल देख कर बहुत परेशान हो गई थी। भाई ने मुझे दिलासा दिया कि इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी सूरत हाल मालूम हो जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास लेकर गया तो मालूम हुआ कि कामरान को बेहोशी की दवा दी गई है और पुलिस अपना काम करके वापस चली गई। लेकिन अब मुझे तजस्सुस था कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने इन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, ये सब क्या था? तो कामरान ने बताया कि जैसे तुमने बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद कुछ देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुए और इनका अजीब सा रवैया था। मुझे खौफ महसूस होने लगा और जैसे ही वो तुम्हारे बिस्तर के करीब गए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इनको आवाज़ दी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ पूछता मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़ कर देखता मुझे अपनी गर्दन पर सुई चुभती हुई महसूस हुई और इसके बाद मैं बेहोश हो रहा गया। फिर ससुर से पूछा कि आप ये बताएंगे सब क्या मसला है, क्योंकि अब कहानी आपके हाथ में है। इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या रहा है। तुम्हारी शादी को 2 साल होने वाले थे, अभी अभी तक कोई औलाद नहीं, पर मैं कोई औरत तो हूँ नहीं जो इस मौजू पर तुमसे बात करूँ। मैंने एक दफ़ा दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर हैं जो कि आमल भी हैं और इनसे अगर तुम दवाई लेकर अपनी बहू को दोगे तो इसकी औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और इस तरह वो कहता रहा, मैं करता रहा कि नींद की दवा खिलाने के बाद तुम्हें सुला दूँ और इसके बाद वो मुझे मुख्तलिफ अमल बताता रहा तो वो मैं करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से घूमकर तुम्हारे हाथ से मुर्गी ज़िबा करवानी थी तो कभी कबूतर। क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारा हाथ पकड़कर ये काम मैं खुद ही करता था। और जो अजीबो गरीब चीज़ें वो मुझे बताता रहा मैं भी अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभार तो मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में है और मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे खुद ब खुद सब हो जाता था। और जिस रात मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी इस रात आखिरी अमल था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं वापस पलटा और इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग किसी के काबू में चला गया हो और अब इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब इस डॉक्टर के पास था, इसलिए मैं अपने ससुर और कामरान को लेकर इस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने फ़ौरन दोस्त को भी सारे मामले की इतला दी और पुलिस भी पहुंच गई। जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो इसने बताया कि वो हकीकत में सिर्फ काले जादू का माहिर है। डॉक्टर का नाटक इसलिए करता है कि पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते। और जिस रात मेरे शौहर मेरे कमरे में आए थे आखिरी अमल था और वो खुद कमरे में भी मौजूद था। इसने बताया कि वो सारी रात वो मेरे साथ गुजारना चाहता था और अपने हवस बुझाकर मुझे हमला करना चाहता था। इससे पहले भी वो कई औरतों के साथ ऐसा खेल चुका था। खुशी में इतना पुरजोश होती है कि वो हकीकत पर ध्यान ही नहीं देती और ये जा लेट हो गई। बाबे इनके जिस्म से लद्दत लेकर निकल जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि असरात कामरान को पता चल गया, इसलिए इस अमल का अमल पूरा ना हो सका, वरना मेरी इज्जत किसी अनजान शख्स के बिस्तर से रोंद दी जाती। पुलिस ने फ़ौरन बाबा और इसके साथ मेरे ससुर को भी कुछ दिन कैद में रखा, क्योंकि वो भी इस काम में बराबर के शरीक थे। यकीनन औलाद वाली नेमत महज अल्लाह के हुक्म से मिलती है। अगर अल्लाह चाहेंगे तो औलाद मिलेगी, नहीं तो ये मुमकिन ही नहीं कि किसी गैर से औलाद वाली नेमत हासिल हो सके। हमेशा औलाद की तरफ अल्लाह के हजूर देखें, अल्लाह के अलावा किसी पर कोई काबिल भरोसा ना करें और ना ही किसी के आगे झोली फैलाएं।